सो फ्रेंड्स, हमने अपना बेसिक जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है क्रेडिट असेसमेंट का, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशंस काफ़ी लेक्चर्स से कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको फाइनेंशियल एंगल और प्रॉपर्टी एंगल के बारे में बताया कि केस को दो तरह से जज किया जाता है। तो अभी हम पहले प्रॉपर्टी एंगल वाला पार्ट अपना कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने इस पार्ट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को समझा था, जो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाया था। लोन टू वैल्यू रेशो, जो कि बेसिकली एलिजिबिलिटी है, उसको समझने के लिए अलग लेक्चर हमने ड्राइव किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को कवर किया था, जिसमें हमने उसके डिफरेंट वैल्यूएशंस के एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। वैल्यूअर का क्या काम होता है और किस तरह से वैल्यूएशन करता है, उन चीज़ों को डिस्कस किया था। अभी हम जो ये लेक्चर कवर करेंगे, ये लेक्चर हम अपना फोकस करेंगे लीगल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी पे। लीगल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, लीगल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी से हम लोग क्या समझते हैं कि लीगल पार्ट का क्या मीनिंग है। देखिए, कोई बैंक अगर अपने पास प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है, मॉर्टगेज मतलब गिरवी करना, तो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कौन कर सकता है? प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर सकता है उसका राइटफुल ऑनर। राइटफुल ऑनर जिसके पास सारे राइट्स हों प्रॉपर्टी के, क्लियर टाइटल हो, क्लियर टाइटल मतलब क्लियर ओनरशिप हो प्रॉपर्टी की, और वो उसके पास इन चीजों को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस हों। डॉक्यूमेंटेशंस हों कि भाई मेरे पास, मैं राइटफुल ऑनर हूं और मैं ही ऑनर हूं प्रॉपर्टी का, मेरे पास क्लियर टाइटल है प्रॉपर्टी का। तो वही पर्सन जो है वो मॉर्टगेज क्रिएट कर सकता है। अगर किसी पर्सन के पास ये चीज मिसिंग है, अगर वो ये चीज को प्रूव नहीं कर पाता, तो हम कभी भी वैलिड मॉर्टगेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वैलिड मॉर्टगेज क्रिएट नहीं होएगा, तो वो एक फ्रॉड का केस होएगा बेसिकली। और कभी इन केस ऑफ अगर डिफॉल्ट होता है लोन के अंदर, तो हम डिफॉल्ट के सर्कमस्टांसिस में इस लोन को अपना केस करके रिकवर नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो रियल पर्सन था ही नहीं। तो इन चीजों को वेरीफाई कैसे किया जाए, तो यही चीज हमने लीगल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में समझनी है कि प्रॉपर्टी राइटफुल ओनर के पास है, उसके राइट्स और जो टाइटल है वो क्लियर है प्रॉपर्टी के अंदर। तो इस पार्ट को हम अपना इस चीज लेक्चर के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लीगल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है उसमें करना क्या होता है। तो बेसिकली एक बैंक क्या करता है, एक एडवोकेट को हायर करता है, एडवोकेट की सर्विसेज को हायर किया जाता है। कई बैंक के पास अपना, हर एक बैंक के पास सॉरी, अपना एक इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट भी होता है। इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट भी होता है जो कि उनको वेरियस लीगल मैटर्स के ऊपर एडवाइस करता है। खैर, जो अपना लीगल पार्ट हम ये वाला जो कवर कर रहे हैं, इसके लिए एक आउटसाइड एजेंसी जो कि एक एडवोकेट होता है, उसकी सर्विसेज को हायर किया जाता है बैंक के द्वारा। तो वो जो लॉयर है वो क्या काम करता है बेसिकली, वो काम करता है कि प्रॉपर्टी की, हम उसको जो ऑनर है, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फोटोकॉपी हम लॉयर को हैंड ओवर कर देते हैं। उनकी फोटोकॉपी हैंड ओवर कर देते हैं और लॉयर को बोल देते हैं कि भाई हमें ये बता कि ये सब जो है वो सच है कि नहीं है, ये सब जो है जो ट्रूथफुल है कि नहीं है। जो ऑनर ने बताया वो राइटफुल ऑनर है या नहीं है प्रॉपर्टी का, उसके पास सारे राइट्स हैं या नहीं है, उसके पास क्लियर टाइटल, क्लियर ओनरशिप है या नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही, कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई किसी तरह का कोई अपना कोई ड्यूज या कोई प्रॉपर्टी टैक्स या किसी भी तरह की कोई चीजें इस तरह की इसके ऊपर पेंडिंग तो नहीं है, या मतलब कोई गवर्नमेंट ने एनी अदर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई होल्ड लगा रखा है या कोई लीन लगा रखा है, कोई उस तरह से प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, ऑलरेडी किसी बैंक के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं पड़ी कहीं। तो लॉयर ये हमें चेक करके बताएगा कि ये प्रॉपर्टी कहीं और मॉर्गेज तो नहीं पड़ी, इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, इसके कोई टाइटल में कोई डाउट तो नहीं है, इसके ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, या इसके कोई ड्यूज वगैरह पेंडिंग है भी या नहीं। तो ये काम लॉयर का है चेक करने का। तो वो इस चीज को चेक करेगा हमारे पर्पज के लिए। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है कि उसके रिगार्डिंग वो हमें एक टाइटल सर्च रिपोर्ट बना के देगा। हमें एक वो टाइटल सर्च रिपोर्ट बना के देगा लॉयर। जो टाइटल सर्च रिपोर्ट है वो बेसिकली क्या करती है, टाइटल सर्च रिपोर्ट बना के देगा हमें, टाइटल सर्च रिपोर्ट, और एडवोकेट साइन करता है उस रिपोर्ट को। अब वो जो टाइटल सर्च रिपोर्ट हमें बना के देगा, अब वो टाइटल सर्च रिपोर्ट में क्या क्या कवर करेगा, वो बेसिकली हमें बताएगा
कि जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, हु इज द राइटफुल ओनर, राइटफुल वर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन है, ठीक है। उसने ये टाइटल कहां से ड्राइव किया, ड्राइव फ्रॉम वेयर, ड्राइव फ्रॉम वेयर का मतलब है बेसिकली, इसका मतलब है उसकी हिस्ट्री क्या है, टाइटल की हिस्ट्री मींस कि अगर इस प्रॉपर्टी को कभी ये प्रॉपर्टी बहुत पुराने जमाने में मिस्टर ए के पास थी, मिस्टर ए ने इस प्रॉपर्टी को मिस्टर बी को बेच दिया, जो रजिस्ट्री के थ्रू बेचा उस रजिस्ट्री का यूनिक जो नंबर होता है, जिसको पंजाब में वसीका नंबर बोल देते हैं, यूनिक नंबर जो प्रॉपर्टी का किस रजिस्ट्री के अंदर उसने बेचा, फिर उसके बाद मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी को मिस्टर सी को बेचा, कौन से ईयर में बेचा, किस रजिस्ट्री के रेफरेंस थ्रू बेचा, तो उसका यूनिक नंबर। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो पर्सन है मिस्टर डी है, जिसने हमारे पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, तो आगे मिस्टर सी ने मिस्टर डी को बेचा, जो हमारा प्रेजेंट ओनर है प्रॉपर्टी का, प्रेजेंट ओनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन ऑफ टाइटल बनाएगा, चेन, इसको बोलते हैं चेन ऑफ टाइटल, कि टाइटल कब कब कैसे कैसे कहां कहां पास हुआ। अब फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम ये एग्जांपल में से सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से मिस्टर बी को गया और बाद में मिस्टर बी की डेथ हो गई, मिस्टर बी की डेथ हो गई, तो मिस्टर बी के बाद मिस्टर सी उसका लीगल हायर है, उसका वारिस है, तो मिस्टर सी के पास ये टाइटल कहां से आया, तो लॉयर बेट करेगा कि मिस्टर बी की डेथ हो गई थी, उसने बाय विल या बाय कोर्ट डिक्री या किस तरह से आपसी म्यूचुअल फैमिली सेटलमेंट के थ्रू ये टाइटल मिस्टर सी के पास कैसे है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर बी की डेथ हो गई है तो इस प्रॉपर्टी पे हक जताने वाले तो बहुत लोग खड़े हो सकते हैं, जो उसके लीगल हायर्स हो सकते हैं। तो अगर उनमें से सिर्फ मिस्टर सी के पास ही ये प्रॉपर्टी गई है तो ये हमें स्टैब्लिश तो करना ही पड़ेगा ना कि भाई मिस्टर सी इसका ओनर कैसे बना, उसके पास किस तरह से राइट आया मिस्टर सी के पास इसका ओनर बनने का। तो ये चीज हमको एस्टेब्लिश करनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पे कहीं गैप छोड़ दिया तो कल को ये हो सकता है कि मिस्टर सी असल में रियल ओनर था ही नहीं प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी अंदर से डिस्प्यूटेड थी, उसने गलत तरीके से फ्रॉडली तरीके से मिस्टर डी को बेच दी और मिस्टर डी ने हमारे पास मॉर्गेज कर दी, कल को मिस्टर डी अपने लोन में डिफॉल्ट कर गया और अब हम प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो मिस्टर सी के अलावा उसके भाई बहन खड़े हो गए कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो हमारा भी हक है, मिस्टर डी का तो हक था ही नहीं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, मिस्टर सी तो इसको बेचने का अधिकारी था ही नहीं, उसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेची है। तो कल को इस तरह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्रिएट हो सकती है और कल को फिर बैंक इस तरह की प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएगा, और बेच नहीं पाएगा तो फिर हमारा जो केस है वो हमारी जो रिकवरी है डिफॉल्टेड लोन की वो कभी हो ही नहीं पाएगी। तो ये चेन ऑफ टाइटल उसने लॉयर ने बनानी होती है कि भाई ये जो टाइटल है उसने बंदे ने ये कहां से ड्राइव किया है बेसिकली। तो ये डेरिवेशन भी क्या है, ये हम एस्टेब्लिश ही कर रहे हैं, ये हम एस्टेब्लिश ही कर रहे हैं राइटफुल ओनरशिप, राइटफुल ओनरशिप, कि जो पर्सन हमारे पास मॉर्गेज कर रहा है वो राइटफुल इस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है, उसका जो बैकग्राउंड है या उसके पीछे जो किसी का टाइटल ये डिफेक्टिव तो नहीं है, मतलब इनका टाइटल डिफेक्टिव तो नहीं है, जो इन्होंने इसको इसको बेचा है इसने गुड फेथ में खरीदी है, इसका टाइटल तो ओके है, पीछे किसी का डिफेक्टिव तो नहीं है। तो ये चीज हमने वेरीफाई करनी है, ये हम मतलब लॉयर के थ्रू हम ये चीज वेरीफाई करवाएंगे, लॉयर वेरीफाई करके देगा हमें ये चीज और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसको हम बोलते हैं टाइटल सर्च रिपोर्ट या लीगल रिपोर्ट, सिंपल लैंग्वेज में बैंक्स में इस चीज को बोल देते हैं। अब इस चीज में ये सवाल पैदा होता है कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेची, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेची, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को बेची, कि भाई ये मैं हिस्ट्री उसकी चेक कर रहा हूँ प्रॉपर्टी की सारी कि पीछे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, ये चेन ऑफ टाइटल बनाई है मैंने, तो ये मैं कब कहाँ तक चेक करता रहूंगा यार, मतलब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ऑनर मान लो 1900 ईयर 1910 में बन गया, 1910 में बन गया, तो आज हम 2021 में बैठे हैं, तो क्या मैं ये 111 साल की हिस्ट्री उसकी चेक करता रहूंगा कि 111 साल तक ये अपना टाइटल किसके पास था, कहाँ कहाँ मूव हुआ। तो इस तरह से तो ये कभी भी हम कभी ना कभी किसी ना किसी इशू में तो डिफॉल्ट हो ही गई, किसी ना किसी के टाइटल में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है इतने पुराने रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही ना हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन ये है कि ये टाइमलाइन क्या है, व्हाट इज द टाइमलाइन, कि हम कितने टाइमलाइन तक ये सारा प्रोसीजर जो है वो अपने पास चेक करेंगे। तो वो टाइमलाइन यूजुअली होती है अपने पास, यूजुअली जो टाइमलाइन होती है वो 13 इयर्स की टाइमलाइन होती है,
कि हमने ये चेक करना है कि हमारे पास 13 ईयर्स तक क्लियर टाइटल 13 ईयर्स का चेन ऑफ टाइटल कह सकते हैं, वो एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हमारे पास 13 ईयर्स के सारे उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पर्सन के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 13 ईयर्स का पीरियड हमने कहाँ से पता लगा, ये 13 की ये सिर्फ 13 ईयर्स की ही करनी है, ये हमने किस तरह से एस्टेब्लिश की। तो उस चीज के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो अपने लॉ का ही कॉन्सेप्ट है कि ये 13 ईयर्स का पीरियड कैसे एस्टेब्लिश किया। इसको है ये होता है ड्राइव लिमिटेशन एक्ट से। हमारा इंडिया में लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, वो एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करता है। वो क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए, इन चीजों को भी भूल जाइए, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वर्सेस जो प्रॉपर्टी का पोजेसर है। पोजेसर मींस जो प्रॉपर्टी ओनर है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है कागजों में। प्रॉपर्टी पोजेसर मतलब जो प्रॉपर्टी की देख रेख रहा है, प्रॉपर्टी में रह रहा है, या प्रॉपर्टी जिसके पोजेशन में है। इन दोनों का बड़ा चक्कर है, दोनों का बड़ा इशू रहता है कि भाई प्रॉपर्टी किसके नाम पे हो। तो अपनी कोर्ट इस चीज को ज्यूम करती है कि प्रॉपर्टी ओनर से ज्यादा प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाला, जो उस लैंड की देखरेख कर रहा है, संभाल कर रहा है, टेक केयर कर रहा है उस लैंड की, जो उस लैंड की वैल्यू में एडिशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल एडिशन इन द सेंस कि उसकी देखरेख करके, उसकी टेक केयर करके, उसको अप टू डेट रख रहा है, उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, जिसके ऊपर उसका इंटरेस्ट भी बना हुआ है, तो वो ऑनर से ज्यादा बड़ा है। ये पर्सन ऑनर से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा वैल्यू है इस पर्सन की, जिसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, जिसने टेक केयर किया, वैल्यूएशन किया, रेदर देन वो ओनर के जो प्रॉपर्टी इस बंदे को हैंड ओवर करके इसको फॉरगेट कर गया, इसको भूल चुका है प्रॉपर्टी को। तो समझ रहे हैं बात। तो कोर्ट ये मानता है कि इस चीज में ये बंदा ज्यादा बड़ा है या जो ज्यादा हक रखता है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अपना लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर प्रॉपर्टी ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी बंदे को रेंट पे या फॉर एग्जांपल किसी भी चीज के लिए अपने पोजेशन के लिए दे रखा है प्रॉपर्टी को, और उसके बाद मिनिमम मिनिमम 12 ईयर्स तक जो प्रॉपर्टी ओनर है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता, प्रॉपर्टी को इसको दे के भूल जाता है, ना कभी खाली करवाने की कोशिश करता है, ना इसको हालचाल देखता है, आगे मिनिमम 12 ईयर्स तक इसको कुछ भी नहीं कहता, तो 12 ईयर्स के बाद जो पोजेसर है प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, उसका टाइटल उसका हो जाता है प्रॉपर्टी का। और जो प्रॉपर्टी ओनर है वो सिर्फ लीगल कार्रवाई करता रह जाएगा, और जो प्रॉपर्टी पोजेसर को वो कभी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकता, उसको थ्रो आउट नहीं कर सकता। वो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी उसको थ्रो आउट करने का कोई हक नहीं है। उसको अगर उसको थ्रो आउट करना है तो वो सिर्फ कोर्ट के रास्ते ही या लीगल प्रोसीडिंग्स के रास्ते ही थ्रो आउट करना है, अगर विद इन 12 ईयर्स भी करना है। तो कोर्ट ये कहता है कि 12 ईयर्स का पीरियड होता है कि 12 ईयर्स के अंदर अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी के अंदर पोजेसर के अगेंस्ट, तो अपना रेज कर ले। अगर 12 ईयर्स तक आपने डिस्प्यूट को रेज नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी पोजेसर की बन जाती है। तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि अगर बैंक किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है, बैंक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है, तो बैंक को ये स्टैब्लिश करना जरूरी है कि ये 13 साल से प्रॉपर्टी, वो बैंक एक साल को एडिशन करके चलता है कि एटलीस्ट 13 ईयर्स से प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो क्लीन है टाइटल, और इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी इसके पोजेशन में है, जो अपना ओनर है या इसके कंट्रोल में है, ताकि कल को कोई फ्यूचर में इस चीज के टाइटल के साथ रिलेटेड दिक्कत ना आए। क्योंकि हमारा लिमिटेशन एक्ट ये अलाउ करता है कि जो पोजेसर है प्रॉपर्टी का, अगर 12 ईयर्स तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको कोई पूछा नहीं जाता कि भाई तो प्रॉपर्टी खाली कर दे या प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दे ओनर को, पर ओनर इस प्रॉपर्टी को इसको देके भूल गया और ये बेचारा इसको 12 साल तक संभालता रहा, तो कोर्ट इसको प्रोटेक्ट करती है फिर बंदे को। ठीक है, तो बैंक फिर 13 ईयर्स का टाइटल अकॉर्डिंगली 12 ईयर्स का टाइमलाइन इसने दे दिया कोर्ट ने, तो बैंक 13 ईयर्स तक का टाइटल इसका क्लियरली चेक करता है कि 13 ईयर्स में इस प्रॉपर्टी के लास्ट 13 ईयर्स में प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं रेज हुआ, कोई पोजेशन के साथ रिलेटेड कोई केस तो नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी मिस्टर डी ने मॉर्गेज कर दी है, मिस्टर डी ने अगर प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज कर दी है, तो मिस्टर डी अगर 13 साल से इसका ओनर बना हुआ है, तो 13 साल से अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर डिस्प्यूट रेज नहीं किया है,
तो मिस्टर डी इसका सोल ओनर है फिर प्रॉपर्टी का। तो 13 साल का मिनिमम, हम 12 साल लॉ में लिखा है तो हम 13 साल का इसका टाइटल का सर्च लगा के चलते होते हैं कि 13 साल तक हमारे पास ये चीज हो। इसको लिमिटेड सर्च बोलते हैं, इसको बोला जाता है लिमिटेड सर्च, लिमिटेड सर्च। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है कि फिर अगर फॉर एग्जांपल लास्ट 13 इयर्स में, लास्ट 13 इयर्स में ये प्रॉपर्टी 3 बार सेल हो चुकी है, 3 टाइम्स ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है। पहले मिस्टर ए के पास थी 2000 फॉर एग्जांपल 2008 में, फिर मिस्टर बी को इसने बेच दी 2014 में, फिर मिस्टर सी को बेच दी 2018 में, और उसके बाद हमारे जो प्रेजेंट ओनर मिस्टर डी के पास आ गई 2019 में। तो 1 2 3 टाइम्स इस प्रॉपर्टी की सेल हो चुकी है लास्ट 13 इयर्स में, 13 इयर्स में। तो हम जब प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करेंगे, जो ये टाइटल डीड मिस्टर सी और मिस्टर डी के बीच टाइटल डीड एग्जीक्यूट हुई होगी, जो रजिस्ट्री हुई होगी, वो हम मॉर्टगेज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे N0, मतलब टाइटल डीड नंबर 0 यानी प्रेजेंट टाइटल डीड। फिर मिस्टर सी और मिस्टर बी के बीच जो टाइटल डीड बनी होगी उसको हम अपने पास मॉर्टगेज करेंगे, उसके पेपर्स हम अपने पास, ओरिजिनल पेपर्स अपने पास मॉर्टगेज करेंगे, जिसको बोलेंगे N-1। N-1 मीन्स कि 0 से पहले वाली टाइटल डीड। फिर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में जो टाइटल डीड बनी होगी, जो रजिस्ट्री बनी हुई, यानी कि N-2, इसको भी हम अपने पास मॉर्टगेज करेंगे अपने पास, यानी कि 13 साल का हम अपने पास कंप्लीट टाइटल का चेन बना के चलेंगे। अब ये चेन कौन कौन बताएगा कि कौन कौन सी रजिस्ट्री थी, क्या क्या नंबर था, और किस किस को किस तरह से ट्रांसफर हुई है, ये हमको लॉयर अपनी टाइटल सर्च रिपोर्ट में बताएगा, जो हमारा बेसिकली समझने वाला पार्ट भी है, लीगल पार्ट होता है प्रॉपर्टी का। तो ये 13 इयर्स का हम अपने पास चेन रिकॉर्ड रखेंगे सारा। अब कल को डिफॉल्ट होता है, अब कल को डिफॉल्ट होता है, अगर हमने बैंक ने प्रॉपर्टी को बेचना है और कोर्ट में केस लगाना है, कोर्ट में केस लगाना है, अगर बैंक के पास मिनिमम 13 साल का रिकॉर्ड नहीं हुआ, 13 इयर्स का सर्च नहीं हुआ, तो वो अपना बैंक कोर्ट में केस ही नहीं लगा पाएगा प्रॉपर्टी का प्रॉपर। तो और उसको उसका केस बहुत ज्यादा वीक पड़ जाएगा। कोर्ट बोलेगा कि आपने तो अपनी ड्यू डिलीजेंस ही सही तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर नहीं करी है। 13 साल का मिनिमम सर्च करना उसको बैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको जो 13 साल की सर्च है, इसको हम बोल देते हैं लिमिटेड सर्च। एक होती है फुल सर्च, ये तो हो गई 13 साल की तो लिमिटेड सर्च, ठीक है। एक होती है फुल सर्च, फुल सर्च होती है 30 इयर्स की, 30 इयर्स की सर्च होती है। तो कई बैंक्स ज्यादा सेफर साइड पे चलते हैं, ज्यादा सेफर साइड पे चलते हैं। अगर उनको प्रॉपर्टी पे डाउट है, या जो कोई प्रॉपर्टी इस तरह की है कि जिसकी सर्च करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, सर्च मींस उसके टाइटल की सर्च करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, या उसको डिफिकल्ट है एस्टेब्लिश कर पाना प्रॉपरली, तो बैंक कहता है कि जो ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स है आपके, जो ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं, वो आप एटलीस्ट 30 इयर्स की मेरे पास ला के रखो। मीन्स कि जो ये रजिस्ट्री है, जैसे 2008 से 2014 में जो N-2 है, ये बैंक 30 साल पीछे चला जाएगा, 30 साल यानी कि अपना 1991 से लेके, बैंक बोलेगा सिंस 1991 टू लेके 2021 तक जो जो भी रजिस्ट्रीज हुई हैं, जो जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, लॉयर को बोलेगा उन सबकी लिस्ट अपने टाइटल सर्च रिपोर्ट में बना के दो, मुझे टाइटल सर्च रिपोर्ट में लगा के दो, और मैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास मॉर्गेज करूंगा, अपने पास गिरवी रखूंगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी के। तो इस तरह से लॉयर हमको एक चेन ऑफ टाइटल बना के देता है, जो बेसिकली हमें हमें बताता है कि ये टाइटल ड्राइव कैसे हुआ पर्सन को, हमें लीगल ओनरशिप बताता है पर्सन की, कि वो पर्सन लीगली ओनरशिप उसके पास है कि नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर। वो हमें डॉक्यूमेंट्स बताता है, डॉक्यूमेंटेशंस बताता है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंटेशंस लेने चाहिए फॉर अ सेफर साइड, कि हमारा जो मॉर्टगेज है प्रॉपर्टी के ऊपर बन पाए, और कल को अगर केस भी करना हो तो हम सेफ रहें प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये टाइटल सर्च रिपोर्ट का पार्ट हो गया। तो एक चीज मैं आपको एडिशनली इसमें कन्वे करता हूँ कि जो मैं आपको लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहा था, लिमिटेशन एक्ट के अंदर कि जो 12 इयर्स का जो पीरियड होता है बेसिकली, कि जो प्रॉपर्टी का पोजेसर होता है वो बेसिकली ओनर बन जाता है, या उसके पास टाइटल आ जाता है प्रॉपर्टी का, इसको बोलते हैं अपना डॉक्ट्राइन ऑफ
एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन बोला जाता है कि हमने एडवर्स तरीके से या एडवर्सली हमारे पास पोजेशन आया प्रॉपर्टी का विदाउट एनी ओनरशिप, और 12 ईयर्स तक इसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, और सिंस 12 ईयर्स तक किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो हम हमारा पोजेशन इसके ऊपर परमानेंट हो गया, हम इसके प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए लीगली। तो इसको डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन बोला जाता है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे ही एप्लीकेबल है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे ही एप्लीकेबल है, पब्लिक प्रॉपर्टीज पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अब ये नहीं है कि कल को कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप वहां पे जाके आपने धरना दे दिया, वहां पे 12 साल 13 साल जबरदस्ती बैठे रहे, और बाद में आप बोलो कि भाई ये पब्लिक प्रॉपर्टी अब मेरी हो गई है बाय वे ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और सेकंड, इस चीज में आपको पोजेसर के बारे में मैं एक एडिशनल चीज इसमें बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका पोजेशन का हक बन जाता है तो बैंक को ये देखना बहुत जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रही है बेसिकली, वो किसी के पास गिरवी नहीं पड़ा, वो गिरवी ना पड़ी हो, मतलब गिरवी इन द सेंस किसी के पास रेंट पे ना पड़ी हो, सॉरी रेंट पे ना पड़ी हो, कोई अदर देन ऑनर कोई बंदा उसके ऊपर ना बैठा हो, अदर देन ऑनर किसी और के पोजेशन में ना हो। तो वो हमारे पास जो वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने पिछले लेक्चर में सुनी थी, वैल्यूएशन रिपोर्ट में भी हमको वेरिफिकेशन हो जाती है कि जो पोजेशन है वो किसके पास है प्रॉपर्टी का, ओनर ऑक्युपाइड है या रेंटेड है, या कोई और रिश्तेदार उसका रह रहा है, या इसके ऊपर बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, बैंक एम्प्लॉयज जो हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि जब ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करें तो वो प्रॉपर्टी को विजिट करें, इंक्वायरी करें प्रॉपर्टी की कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर कौन बैठा है कौन नहीं, अपनी इंक्वायरी को स्टैब्लिश करें, डॉक्यूमेंट करें अपनी इंक्वायरी को। तो कल को फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉपर्टी के ऊपर रेंटेड प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को इस पर्सन ने किसी को रेंट पे दे रखा है, तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो उसमें कोई हमारे जो पास जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रही है वो कोई कमर्शियल शोरूम है, कमर्शियल शोरूम है, जो प्रॉपर्टी हमारे ओनर ने किराए पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है मान लो रेमंड को, रेमंड कंपनी को किराए पे दे रखी है। तो अभी लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन की वजह से हमको डर तो बैठ ही जाएगा कि भाई रेमंड यहाँ पे बैठा हुआ है, कल को ये अपना जो लॉ है वो जो पोजेसर है उसको फेवर करता है प्रॉपर्टी के, ठीक है, उसको निकलने नहीं देता, तो कल को ये ना हो कि रेमंड इसके ऊपर परमानेंटली कब्जा करके बैठ जाए और हमने जब प्रॉपर्टी खाली करवानी हो, प्रॉपर्टी बेचनी हो, और रेमंड इस प्रॉपर्टी को छोड़े ही ना। तो बैंक इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, जो टेनेंट होता है, जो किराएदार है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने से पहले उसको अपने अपने एक फॉर्मेट में उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं, एनओसी लेते हैं टेनेंट से रिटर्न में, जिसको टेनेंट साइन करके देता है प्लस अपने केवाईसी भी देता है मैच करके। तो एनओसी लेते हैं, उस एनओसी में बेसिकली क्या लिखा होता है, उसमें टेनेंट क्या है कि डिक्लेयर करता है, टेनेंट एनओसी में डिक्लेयर करता है कि कल को अगर बैंक ने इस प्रॉपर्टी को सेल करना हुआ, या इसके जो ओनर ने, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो जो मिस्टर डी था हमारे एग्जांपल में, अगर उसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन चल रहा है इसके ऊपर कोई डिफॉल्ट किया प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मैम कौन, टेनेंट इस प्रॉपर्टी को पीसफुली खाली कर दूंगा, पीसफुली इसका पोजेशन छोड़ दूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये रेंट डीड लेना हमारे लिए, ये एनओसी लेना हमारे लिए क्यों मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसको किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कई बार आगे जाके हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पोजेशन का वो हमको देता है एनओसी की, मैं पीसफुली इस पोजेशन को छोड़ दूंगा अगर कल को ये प्रॉपर्टी बैंक अपने पास मॉर्गेज करता है, अपना सॉरी गिरवी रखता है और डिफॉल्ट कर जाता है ओनर, और बैंक को इस प्रॉपर्टी को जरूरत पड़ती है बेचने की, या बैंक को इसका ऊपर पोजेशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो मैं अपना पोजेशन इस प्रॉपर्टी के ऊपर छोड़ दूंगा। तो इसको बोलते हैं कि वो टेनेंट हमको एनओसी साइन करके देगा इस प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों ये तो चलो अपने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई बैंक के रिगार्डिंग है, तो पर मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपके रियल लाइफ में, आपकी घरेलू लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में भी हेल्पफुल है, डोमेस्टिक लाइफ में भी हेल्पफुल है। कल को आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो आपको यही चीज़ जो टाइटल सर्च है आपको भी ये करनी चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, ताकि आपको कल को ये ना पता लगे कि भाई आपने आज ये प्रॉपर्टी बाय कर ली, आप उसके ऊपर अपना पीसफुली पोजेशन लेके बैठ गए और 2 साल बाद इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट रेज कर दिया किसी प्रीवियस ओनर ने,
2 साल बाद कोई डिस्प्यूट रेज कर दिया। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें तो एटलीस्ट 13 इयर्स के चेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिसको मैंने लिखा था N0, N-1, N-2, इस तरह से करके जो 13 इयर्स के चेन डॉक्यूमेंट आए वो लॉयर से बनवाइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लेने चाहिए हमें, और उन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनली अपने पास रखिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका जो टाइटल है वो क्लियर रहेगा, आपका टाइटल क्लियर रहेगा, और कल को अगर आपको बैंक से लोन लेना हुआ तो बैंक भी आपसे सिमिलर कागज मांगेगा ओरिजिनली, तो कल को आपके को ये चीज की दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर कल को कोई प्रॉपर्टी बाय करते टाइम अगर कोई पर्सन आपको 13 इयर्स का रिकॉर्ड बना के नहीं दे पा रहा तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए। मेरी एडवाइस आपसे यही है। तो इन चीजों का आपको जैसे प्रैक्टिकल लाइफ बैंकिंग लाइफ में तो जो फायदा है इसको आप अपने घरेलू लाइफ से भी लिंक कर सकते हैं। तो घरेलू लाइफ में भी लिंक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये चीज आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी हेल्पफुल है। तो बाकी अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो टाइप ऑफ मॉर्गेज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।